देखिए भैया, टॉपिक का नाम है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच और एस्टिमेशन साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है आपका। हाँ भाई, देखिए ये न्यूक्लियस है भाई, प्लीज बोलिए मत। न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है? जेड डी प्लस। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। क्लोजेस्ट है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एस्टिमेशन साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सुन लीजिए, जब मैं और रदरफोर्ड ने देखा कि जब इसके सेंटर की तरफ जो पार्टिकल आया, कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यहां से चला था वो, यहां से चला था। ये है आपका अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यहां से चला था, तो ये इससे बहुत दूर था। इस न्यूक्लियस से ये अल्फा पार्टिकल क्या था? बहुत दूर था। तो इसके पास किसी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्या होगी? काइनेटिक। क्या होगी? काइनेटिक क्या होगी? इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी थी, इसका मास क्या था? m था। तो काइनेटिक क्या होगी? हाफ mv²। आते आते आपको पता है ये इसी लाइन में आएगा, डॉटेड जो डॉटेड पाथ बना रखा है मैंने, इसी लाइन में आएगा। और मान लीजिए यहाँ पे आके रुक जाएगा। रुक क्यों जाएगा आपको पता है? क्योंकि भैया ये मोशन में था और मैक्सिमम वेलोसिटी थी। क्या थी इस पॉइंट पर? मैक्सिमम वेलोसिटी थी इसकी। लेकिन यहां पर आके इसकी वेलोसिटी होगी, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? सिंपल सी बात है भैया, इसके ऊपर भी 2+ चार्ज है और न्यूक्लियस पे क्या? Zd+ चार्ज है। दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से रुक जाएगा। कितने डिस्टेंस पर? तो हमने लिख दिया उसको r0। क्या लिखा है? r0। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां तक उन्होंने अप्रोच किया, या साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पे आगे रुक गया, तो यहां पर क्या होगी? काइनेटिक क्या हो जाएगी इस वाले पॉइंट पर? ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक क्या होगी? 0 हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगी? तो आपको बता दूं, एक चार्ज इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2e+। कितना है? 2e+ है ना। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? Zd+। क्या है? तो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 अपॉन में r। ये फॉर्मूला होता है। तो k 1/4πε0, आपको पता ही है वैल्यू, पता ना। Q1 क्या है? 2e+, और Q2 क्या है भैया? Zd+। अपॉन में डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? r0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/4πε0 क्या होगा? 2Zd² अपॉन में r0, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए किसके बराबर होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को। तो काइनेटिक की वैल्यू क्या है आपको पता ही है, हाफ mv²। पोटेंशियल की वैल्यू 0, जोड़ोगे दोनों को तो क्या होगा? हाफ mv² आएगा, है ना। और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक क्या है? 0, पोटेंशियल क्या है? काइनेटिक 0, पोटेंशियल तो हाफ 4πε0 2Zd² अपॉन में r0। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन,
क्या है? हाँ, ये जब भी दिक्कत पैदा हो रही है इस बोर्ड की। देखो एक बारी वो कपड़ा दिए, एक बारी जरा उठ के आराम से कपड़ा दे, इसको मारूंगा। नहीं नहीं, हाथ से हटा दो, उसे मारना ही है साले को। वहाँ एक हरकत उठ रही है बिल्कुल। बच गई? क्या है? पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ, मेरा हैंग क्यों कर रहा है? चल छोड़। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। एनर्जी एट पॉइंट ए क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर, और क्या थी बी पे? के लिख दो उसको, 1 बाय में की जाए 2 ZE स्क्वायर अपॉन में आर नॉट। आर नॉट निकालना तो क्या होगा? के 2 ZE स्क्वायर अपॉन में हाफ एम वी स्क्वायर, कई जगह पे इसको ऐसे लिखते डायरेक्टली, के 2 ZE स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये हमेशा किसमें होती है? मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। मेगा की जगह पर आप लिख दोगे 10⁶, इलेक्ट्रो की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, 19, ठीक है। तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गया? ये हो गया, समझ में आ गया? इसी को कहते हैं डिस्टेंस। जहां पे जाकर रुक जाता है वही मान के चलते कि वही क्या न्यूक्लियस का साइज है। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो चलो इसको थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है अच्छे से लिखवा रहा हूँ। सपोज अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल देखिए फिर कहीं बैठी है क्या? अल्फा पार्टिकल मास m, एंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या लिखा है? इनिशियल वेलोसिटी v, मतलब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी ये थी। मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बढ़िया, ऑफ एन एटम। It is approaches as it is approaches, as it approaches, as it, भाई क्या चल रहा है? As it approaches the positive charge nucleus, positive charge, अब चुप हो जाएगा पीछे से। approaches the positive charge nucleus, its velocity gradually decreases due to repulsion. Its velocity gradually decreases। अबे क्या चल रहा है ये? Decreases due to repulsion। ये क्या हो रहा है? Repulsion, and finally stop at point B। ठीक है, रुक जाता। समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला टॉपिक है।
कॉपी कर लेना भी, बाद में कर लेना, ठीक है। 1 मिनट या 2 मिनट बाद कर लियो, पूरे कर दूंगा, ठीक है। कलर में हमेशा ही ऐसा होता है प्रॉब्लम। अगला भैया इम्पैक्ट पैरामीटर, ध्यान दीजिए। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर बी से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। इसकी डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए डेरिवेशन नहीं हो रही, ठीक है। देखिए, हाँ स्मॉल बी, ये आपकी गोल्ड की न्यूक्लियस है Ze+। इसके सेंटर की तरफ मैं अल्फा पार्टिकल छोड़ूंगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा अल्फा पार्टिकल, तो इसके अंदर डेविएशन जो होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री की, है ना। थोड़ी दूर छोड़ूंगा इसके सेंटर से तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ऐसा डेविएट आता है, ऐसा। थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90, ठीक है, अगर इस लाइन में अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो, ठीक है। अगर यहां से थोड़ी और दूरी पे करूंगा तो क्या हुआ, डेविएशन थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। और ये जो यार आपका अल्फा पार्टिकल इस लाइन में आ रहा है और डेविएशन जो है वो लेस देन क्या हो रही है, 90 हो रही है। ऐसा छोड़ूंगा तो अल्फा पार्टिकल थोड़ा बहुत डेविएट होगा, थोड़ा बहुत डेविएट होगा, ठीक है, इस लाइन में अल्फा पार्टिकल को, तो थीटा क्या हुआ, लेस देन 60 में भी, ठीक है। और अगर मैं बहुत दूर से छोड़ दूंगा तो पार्टिकल का सीधा निकल जाएगा। समझ रहे क्यों हो रहा है ये? क्योंकि भैया आप दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती आ रही है, रिपल्शन क्या हो रहा है, उतना कम होता जा रहा है, और रिपल्शन जितना कम होता जाएगा डेविएशन क्या होगी, उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, तो ये देखिए, मान लीजिए ये बी है इम्पैक्ट पैरामीटर, बी से लिखते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर को। तो मैं, ये क्या है, वो लाइन जो इसके सेंटर से पास कर रही है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये इनिशियल डायरेक्शन थी अल्फा पार्टिकल की, मैं इस लाइन से डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल यहां से चला और जैसे ही इसके पास पहुंचा तो वैसे क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया, डेविएशन आ गई, ठीक है। तो मतलब इसका इंपैक्ट है न्यूक्लियस के, यहाँ पे दूरी बढ़ाता जाओ रिपल्शन कम होता जाएगा, इंपैक्ट कम होता जाएगा, डेविएशन भी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन, इट इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन, सेपरेशन इन बिटवीन किसके बीच में, एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, इन बिटवीन एक्सिस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड इनिशियल डायरेक्शन ऑफ, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है भैया। कह रहे हैं परपेंडिकुलर, देखिए इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल की और ये क्या एक्सिस है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका बी क्या होगा, लार्ज होगा, क्या होगा, तो रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, स्मॉल, रिपल्शन क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन बोला तो थीटा भी क्या होगा, स्मॉल, ठीक है भैया, स्मॉल होगा। और बी अगर आपका क्या होगा, क्यों भैया दिखाओ, अगर बी छोटा कर दो तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास से गुजरेगा नहीं, तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और बी अगर क्या स्मॉल है तो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, लार्ज, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या होगी, लार्ज, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है, खैर आपको डेरिवेशन तो करनी नहीं है, फॉर्मूला लिख लो इसका, क्वेश्चन निकालने के लिए नहीं आता। बी इक्वल्स टू में
5 बी इक्वल्स टू में क्या होगा? आपका हो जाएगा 1/k Z² cot θ/2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि बी की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा? क्या होगा बी की वैल्यू 0? बी की वैल्यू 0 का मतलब ये 0 जाए, यहाँ पे एकदम साइड इसी लाइन में जाए, तो उस वक्त डिफ्लेक्शन क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगी 180। समझ गए भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला टॉपिक है भैया, अगला टॉपिक है भैया लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। या पहले अचीवमेंट लिख देते हैं, ठीक है? रदरफोर्ड की पहले रदरफोर्ड के बारे में लिखवा तब तक अचीवमेंट लिखवाओ। अब तेरे मुद्दी का मैं क्या लास्ट में पीछे एक्सपेरिमेंट क्या किया था हमने? गाली सुनने वाले काम करता और कुछ नहीं, गंदी से कल। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब उनको 5 भी लेता हूँ मैं, आज जल्दी ले रहा हूँ। एक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या हो रहा है यार इसमें? पहला पॉइंट क्या है? तो भैया कह रहा है कि भैया आप रदरफोर्ड ने बोला था सेंटर पे एक मैसिव कोर होता है जहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियस कहते हैं। तो लिखा हुआ है एन एटम कंसिस्ट एटम consist with a small and massive central core, with a small and massive center core called nucleus। तो क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियस कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मास यार, स्मॉल एंड मैसिव नहीं कोई नहीं। An atom consists with the small and massive center core। ठीक है, कोर लिखा हुआ है। हाँ तो क्या दिक्कत है? अबे मैसिव मतलब वो नहीं होता, मैसिव मतलब बड़ा नहीं होता, बल्कि मतलब बड़ा होता है। मैं बल्कि मतलब होता है जो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको बल्कि कहते हैं, और मैसिव मतलब होता है इसका मास ज्यादा होता है। अब मतलब भारी एटम का समझा? बल्कि मतलब होता है तेरा बड़ा, जो सोच रहे तू। ऑलमोस्ट all positive charge, all mass and positive charge are concentrated। क्या हो रहा है ये? ये
ये पता नहीं क्यों हो रहा है आज ऐसा है। चलो अब लिख ही दिया तो उतना भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। दूसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज टू स्मॉल, क्या 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट टोटल चार्ज ऑन एटम। चौथा पॉइंट, चुप रहो भैया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। चुप हो जा ये भैया। तो ये हमारे पास इतने पॉइंट्स निकल के आए रदरफोर्ड। लिमिटेशन में देखिए, लिमिटेशन लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन बड़ी सिंपल सी है। तेरे ज्यादा हरकतें आ रही है, भूषण नहीं मारो खींच के, तेरी मर जाएगी ये भी। लिमिटेशन लिमिटेशन क्या कहती है भैया, सुन लीजिए। इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर कोई चीज घूमती है तो ऑल सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर, बताया था। जो भी सर्कुलर मोशन होती है एक्सेलरेट करती है, और एक्सेलरेट करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। और जहां पर भी फोर्स लगता है वहां पर क्या वेस्ट होती है, एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार फोर्स लगा रहा है घूमने में, न्यूक्लियस से लगातार उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो लगातार एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और जिसकी एनर्जी कम होती आती है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका ऑर्बिट भी क्या होता है, छोटा होता जाता है। और ये कुछ टाइम बाद क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर मर्ज कर जाएगा और एटम का अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मतलब इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इनका मॉडल डिफाइन नहीं करा था। यहाँ पर इनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पा रहा था। समझ गए भैया। लिमिटेशन लिखिए। अच्छा क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अच्छा हाँ, शुरू से बताता हूँ मैं आपको क्या दिक्कत है बेटा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो क्यों बोल दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है किसके किसकी वजह से आती है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से। चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एनर्जी है, क्या है। तो लगातार एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। रेडिएट करेगा तो क्या होगा भैया, उसका ऑर्बिट धीरे धीरे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और एटम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। समझ गया। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, an accelerated charged particle must be an accelerated magnetic theory. Charged particle must be radiated electromagnetic energy, electromagnetic energy, ठीक है। an electron revolving around an electron revolving around nucleus is undergoes
अंडर continuous acceleration towards the center, it should be continuously emit energy and moves in orbit of gradually decreases radii, orbit of gradually decreases radii, डबल डी आता ना, डबल आई होता है रेडियाई, ठीक है। एंड the electron should flow a spiral path, the electron should follow the spiral path, स्पाइरल पाथ समझते ना, ऐसे ऐसा स्पाइरल पाथ, एंड फाइनली merge with nucleus, ठीक है। So Rutherford model could not, हाँ भाई बिल्कुल, कैन नॉट लगा रखा है, कैन नॉट एक्सप्लेन the stability of atom, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल जो है एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रहा, मतलब ये इसका अगर डिजाइन बनाऊं तो कुछ इस तरीके बनेगा, ये है न्यूक्लियस, एनर्जी को लगातार क्या कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है, बाहर निकल रहा है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, इन अभी नहीं सिलेक्ट हुआ, in bigger Marsden experiment, what is the distance of closest approach if kinetic energy of alpha particle is 7.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। कह रहा गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है अल्फा पार्टिकल की, तो काइनेटिक अल्फा पार्टिकल कितनी है 7.7 मेगा बोलो 10 की पावर 6, इलेक्ट्रोवोल्ट बोलो 1.6 × 10⁻⁻, इतनी जूल एनर्जी है। डिस्टेंस ऑफ आपको क्या निकालना है, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या निकालना है, कैसे निकालेगा तो भी आपको पता ही है, मैंने बताया था आर नॉट इक्वल्स टू में क्या था, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या होगी, गोल्ड की होगी और अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा K2ZE² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹, 9 टू Z क्या है
56 होता है गोल्ड का, है ना। 56 1.6 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइड बाय कितनी है 7.7 गुणे 10 की पावर 6 गुणे में 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ गया, ठीक है, ये हो गया। फिर आता भी एक छोटा सा टॉपिक है, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन है, अच्छी है, ध्यान से समझना इसको। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। बोर ने देखा, ठीक है, कि मान लीजिए मान लीजिए एक ये बना रहा हूँ, न्यूक्लियस बना रहा हूँ और ये इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, इसकी रेडियस क्या है, ये पहली ऑर्बिट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, विद वेलोसिटी v, कितने से जा रहा है, v से। तो कहता है भैया कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, मास होगा, तो ये मैटर है, क्या है ये, जो भी मास होता है उसके वो उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर जब चलता है तो वो क्या करता है, वेव क्रिएट करता है, जिसे हम मैटर वेव कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मैटर। तो ये भी मैटर वेव बनाएगा, ठीक है। तो जो मैटर वेव रहेगी पहले ऑर्बिट में क्या रहेगी, वो होगी 2πr1, यानी इसका ऑर्बिट का सरकमफेरेंस, ठीक है, वो लैम्डा के बराबर रहेगी। लैम्डा क्या है, नंबर ऑफ वेव, एक वेव, दो वेव, तीन वेव। तो पहले ऑर्बिट में केवल एक वेव बनने वाली है, समझ गए, एक क्रस्ट एक रफ। अब मान लीजिए दूसरा ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस इसकी क्या होगी r2। तो कह रहे हैं यहां पर जो इसका सरकमफेरेंस होगा 2πr2, हमेशा क्या होगा, दो वेव के बराबर होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए एटम ये है आपका, न्यूक्लियस ये रहा, और ये nth ऑर्बिट है, क्या ये nth ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 2πrn, इसका जो सरकमफेरेंस रहेगा वो क्या होगा, एन लैम्डा के बराबर रहेगा, ठीक है। यही है क्वांटाइजेशन कंडीशन की, सरकमफेरेंस हमेशा क्या होता है, एन लैम्डा के बराबर होता है, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोर। तो समझा दिया कि थोड़ा, मुझे पता मेरी तबीयत खराब है, फिर भी अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है, चाट ही मारो साढ़े के मुंह पे खींच के 8-9। अभी ये बोर कर दूं अंदर। अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, the circumference of orbit is always equals to क्या होगा, n लैम्डा, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। तो जो भी सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, उसके ऑर्बिट का जो जो भी ऑर्बिट होगा उसका सरकमफेरेंस होगा हमेशा क्या होगा, एन लैम्डा के बराबर आएगा। दूसरा और पहला ऑर्बिट है, ये हो गया, दूसरा ऑर्बिट है, ये हो गया, तीसरे ऑर्बिट का सरकमफेरेंस क्या होगा, मतलब जो भी ऑर्बिट होगा, ये बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद बोर के कितना टाइम लग गया, चलो इतना ही कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे जो है मैंने सुबह वाले में ज्यादा करा दिया, भर दिया भाई।